वायुमंडल के संगठन व संरचना। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं। यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अवरोधक बनता है। इस प्रकार यह ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बना रहता है। वही तापमान पृथ्वी पर जीवमंडल के विकास का आधार है। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में है। इसके बाद क्रमशः ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन आदि गैसों का स्थान आता है। इसके अलावा जल वाष्प, धूल के कण व अन्य अशुद्धियां भी असमान मात्रा में वायुमंडल में मौजूद रहती हैं। संसार की मौसमी दशाओं के लिए जल वाष्प, धूल के कण तथा ओजोन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न गैसों के 99% भाग मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, जबकि धूल कण व जल वाष्प का 90% भाग अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। नाइट्रोजन, यह वायुमंडल गैसों का सर्वप्रमुख भाग है। लेग्यूमिनस पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजनी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। ऑक्सीजन 21%, और यह मनुष्यों व जंतुओं के लिए प्राणदायी गैस है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं। ऑर्गन 0.93%, यह अक्रिय गैस है। इसके अलावा वायुमंडल में हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जलन जैसी अक्रिय गैसें भी अल्प मात्रा में मौजूद रहती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, यह एक भारी गैस है और सौर विकिरण के लिए पारगम्य है, किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। इस प्रकार यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसकी बढ़ती मात्रा से तापमान में वृद्धि होती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी के द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने के बारे में वैश्विक सहमति बनी थी। ओजोन, यद्यपि वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, परंतु यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक छन्नी की भांति कार्य करता है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों के विकिरण को अवशोषित कर लेता है। यदि किरणें सतह तक पहुंच जाती तो तापमान में तीव्र वृद्धि व चरम कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता। यह गैस समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह सघनता से पाई जाती है। जेट वायुयानों से निस्सर्त नाइट्रोजन ऑक्साइड, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि में प्रयुक्त व निस्सर्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी परत को नुकसान पहुंचाता है। यह एक अनुमान के अनुसार यदि 500 सुपरसोनिक जेट का एक दल प्रतिदिन उड़ान भरता है तो ओजोन परत में 12% तक हास्य हो सकता है। ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी है और इसके लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हो रहे हैं। जल वाष्प, वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है। उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में यह 4% तक एवं मरुस्थलीय व ध्रुवीय प्रदेशों में 1% तक पाई जाती है। ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा में कमी आती है। जल वाष्प की कुल मात्रा का आधा भाग 2000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जल वाष्प की मात्रा में कमी आती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही जल वाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है और विकिरण ऊष्मा को सुरक्षित रखता है। यह ठोस, द्रव्य व गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जलमंडल का कुल 0.035% वायुमंडल में सुरक्षित है। धूल कण, इसमें मुख्यतः समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी, धुएं की कालिख, राख, पराग, धूल व उल्कापात के कण शामिल होते हैं। ये मुख्यतः वायुमंडल के निचले स्तर अर्थात क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ध्रुवीय और विषुवत-रेखीय प्रदेशों की अपेक्षा उपोष्ण तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में धूल के कणों की मात्रा अधिक मिलती है। ये धूल कण आर्द्रताग्राही या संघनन केंद्र होते हैं, जहाँ वायुमंडलीय जल वाष्प संघनित होकर वर्षण के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। धूल के कण सूर्य ताप को रोकने और उससे परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा आकाश में लाल व नारंगी रंग की धाराओं का निर्माण करते हैं। धूल युक्त कोहरा भी धूल कणों की उपस्थिति में बना घना धुंध ही है। वायुमंडल की 80 किलोमीटर की मोटाई में गैसों का मिश्रण लगभग एक जैसा रहता है, अतः इसे सममंडल कहा जाता है। इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम व हाइड्रोजन की अलग अलग आणविक परतें मिलती हैं, इसलिए इसे विषम मंडल कहा जाता है। वायुमंडल की संरचना, यद्यपि वायुमंडल का विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, परंतु वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। वायुमंडल को 5 विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। 1 नंबर क्षोभ मंडल,
ध्रुवों पर यह 8 किमी तथा विषुवत रेखा पर 18 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है तथा प्रत्येक किमी की ऊंचाई पर तापमान में औसतन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। इसे सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति के पवनों को जेट पवन कहा जाता है। 2 नंबर समताप मंडल। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। ऐसा ओजोन परतों की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि पराबैंगनी किरणों के अवशोषण कर तापमान बढ़ा देती है। यह मंडल मौसमी हलचलों से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान चालक यहाँ विमान उड़ाते हैं, अर्थात वायुयान समताप मंडल में ही उड़ते हैं। मध्य मंडल। इस मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें तापमान में एकाएक गिरावट आ जाती है। मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। चौथा है आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के मध्य है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। वायुमंडल की इसी परत से विभिन्न आवर्ती की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। आयन मंडल कई परतों में बंटा हुआ है: डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। नेक्स्ट है बाह्य मंडल। इसकी ऊंचाई 640 से लेकर 1000 किलोमीटर के मध्य है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है एवं यहाँ N2, O2, हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की अलग अलग परतें होती हैं। इस मंडल में 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है और अंततः 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यह क्रमशः अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। धन्यवाद।